बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। एक आपने थंबनेल पे देख ली होगी कि ख़ान साहब का आसिफ अली जरदारी से हंगामी राब्ता, मिन्नत, समाजत, NRO, ये क्या चक्कर है, ये इसकी तफसील बताऊँगा। और दूसरा मैं ये बताऊँगा कि ये जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जिनको मैं रिटायर्ड अस्करी यूथिये बोलता हूँ, वो आखिर क्या वजह है, इसकी वजह क्या है कि वो जनाब जनरल बाजवा के इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए हैं। इस पर मैंने आपके साथ बहुत ही कुछ अहम बातें करनी हैं। अच्छा, पहले आ जाएं। बात ये है, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मलिक रियाज साहब की, बहरिया टाउन वाले मलिक रियाज साहब की करप्शन पकड़ी गई थी बाहर UK में, और उन्होंने फिर UK की NCA नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ सेटलमेंट कर ली। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है ना, ठीक। और उसके तहत उन्होंने वो लौटा दी कि जी हम आपको लौटा देते हैं और इतना। और वो फिर जब पता चला, कुछ उनके बैंक अकाउंट्स में थे और कुछ जो है ना उन्होंने को प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई थी, और वो प्रॉपर्टीज़ की कुछ वर्थ थी और बाकी कुछ उनके बैंक अकाउंट में, तो सारे मिला के 190 मिलियन पाउंड। अच्छा, उस वक़्त डॉलर की रेट थोड़ा सा कम था, तो वो तकरीबन कोई 38 अरब बन रहे थे पाकिस्तानी, या अब वो तकरीबन कोई 45 या 46 अरब बन रहे हैं, इस तरीके से। तो जब उन्होंने UK ने पकड़ के वो दौलत सारी की सारी पाकिस्तान को लौटा दी, ये तकरीबन कोई 2019-20 की बात है, तो वो फिर जो है ना, मैंने इस पे मुख्तलिफ मैं वीडियोस कर चुका हूँ। तो उस वक़्त ख़ान साहब की हुकूमत थी, शहजाद अकबर साहब जो है ना एसिड रिकवरी यूनिट के हेड थे। और आपको पता है, ये देखिए ना, ये क्या मुनाफ़कत है, ये कौमी यूथ को चूना लगा रहे हैं, मेरे मज़लूम यूथियों को चूना लगा रहे हैं। कप्तान साहब अगर करप्शन के ख़िलाफ़ होते, मैं आपसे एक खुदा लगती का क्वेश्चन करता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताइए कि कप्तान साहब अगर करप्शन के ख़िलाफ़ होते तो मलिक रियाज की करप्शन पकड़ के UK ने, बरतानिया की हुकूमत ने मलिक रियाज की करप्शन 190 मिलियन पाउंड, यानी उस वक़्त बन रहे थे तकरीबन 38-39 अरब पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान को दिए कि भाई आपके पाकिस्तान का बंदा ये खा गया आपकी दौलत, और यहाँ पकड़ी गई ये दौलत बरतानिया में, और यहाँ इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट को सेटलमेंट की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ, और ये पकड़ा गया है, ये अपनी दौलत पकड़ो। उन्होंने क्या किया कप्तान साहब ने वो जो उनकी करप्शन की दौलत पकड़ी, जो पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा बरतानिया ने हमें लौटाया कि मलिक रियाज ने ये आपका पैसा लूटा है और यहाँ बरतानिया में पकड़ा गया है, ये अपना पैसा वापस लो। फौरी तौर पे उन्होंने वापस कर दिया बेचारों ने। कप्तान साहब ने दोबारा मलिक रियाज की जेब में डाल दिया। ये है करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिया। ऊपर से आप देखें तो बहुत ही चूं लगी है, यूपर से आप देखें तो रोज़ फलां को करप्ट, ये डाकू, ये चोर। ओ भाई, ये सियासी नारे हैं यूथिये, मेरे मज़लूम यूथिये, इन पे न जाया करो। ये ख़ान साहब आपको चूना लगाने के लिए कहते रहते हैं, बाकी को करप्शन वरप्शन के ख़िलाफ़ वो कोई नहीं है। अगर वो करप्शन के ख़िलाफ़ होते तो ये बरतानिया ने मलिक रियाज के 38 अरब पकड़ के ख़ान साहब को दिए कि जी, ख़ान साहब को तो चाहिए था कि वो दौलत कौमी ख़जाने में जमा कराता, और साथ ही जो है ना बरतानिया का शुक्रिया अदा करने के लिए वहीं जाता, और साथ ही मलिक रियाज को जेल में डलवाता। लेकिन चूँकि मलिक रियाज साहब उनकी ATM थी, तो वो कैसे डलवाता, और मलिक रियाज साहब को उन्होंने दे दिया। मलिक रियाज साहब ने कहा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा था ना 360 अरब, भाई जो मैंने वहाँ पर सिंध की ज़मीन पर बनाया था बहरिया टाउन, और वहाँ भी कई लोगों को चूना लगाया, तो वो जो मेरे उसी 360 अरब में ये डाल दो। अब आप अंदाज़ा कीजिए, उन 360 अरब में मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अभी तक मलिक रियाज साहब ने 1 रुपया भी जमा नहीं करवाया। तो वो 190 मिलियन पाउंड या 38 अरब जो थे, वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डाल दिए गए, यानी मलिक रियाज साहब की जेब में डाल दिए गए। तो जनाब, ख़बर ये है कि मलिक रियाज साहब के ही ज़रिए
जब ये अदम एतमाद आ रही थी, और बहुत ही अथेंटिक सोर्सेज खबर दे रहे हैं, जी हाँ, और इसका सबूत भी मौजूद है, उनके पास सबूत मौजूद है, मुकर कोई नहीं सकता। ख्याल रखना, वही बात है ना, जागते रहना, ये ख्याल रखना, इसका सबूत मौजूद है, इस मुलाकात का, इन सारी बातों का। तो खान साहब ने भेजा अदम एतमाद से थोड़े 1-2 रोज़ पहले या इसी तरीके से, तो अदम एतमाद जब जमा हो चुकी थी, ठीक है ना, तो खान साहब ने भेजा, और ख़ान साहब को पता चल गया कि जनाब अब मैंने नहीं बचना, तो ख़ान साहब ने मलिक रियाज को भेजा कि इनके पास, आसिफ अली जरदारी साहब के पास। आसिफ अली जरदारी साहब के पास जब मलिक रियाज साहब गए ख़ान साहब की सिफारिश लेके, खैर वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ख़ान साहब की सिफारिशें लेके बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े घरों को गए हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर से उस वक़्त, यानी ख़ान साहब उस वक़्त जलसों में ये खिताब फरमा रहे थे, नहीं छोड़ूंगा इन तीनों को, एक ही बाल से इन तीनों की विकेट उड़ाऊंगा, आखिरी बाल तक लड़ूंगा, डट के खड़ा है कप्तान। यानी एक तरफ से यूथियों को ये चूना लगाए जाओ, और दूसरी तरफ से मलिक रियाज को भेजो कि जा यार जरदारी साहब के गिट्टे गोडे पकड़ और मेरे लिए NRO मांग, और खुदा का नाम है आपको उसे अल्लाह का वास्ता कहो कि ये जरदारी साहब आप पीछे हट जाओ अदम एतमाद से, बस, ठीक है ना। लेकिन जरदारी साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया। वो कहते हैं ना, बिल्कुल जनाब कैटेगोरिकली उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता, मैं NRO नहीं दे सकता। तो भाई बात ये है, ये वज़ादार लोग हैं, अदरवाइज़ उनके पास सबूत था, उन्होंने उसी वक्त की रिकॉर्डिंग जारी कर दी होती कि जी लो जी ये देखो जनाब, और ये हमारे पास सबूत है, और कौन NRO मांगने आया है ख़ान साहब के लिए। इधर ख़ान साहब जलसों में खड़े होके और खड़ाक मार रहे हैं। तो ख़ान साहब हमेशा ही ऐसा करते हैं, ख़ान साहब हमेशा ही ऐसा करते हैं कि वो फुड़फुड़ाते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। वो कौम यूथ को चूना लगाना है ना, वो कौम में यूथिए वैसे भी, चाहे वो इंडिजिनस यूथिए हों यहाँ पे मकामी, या चाहे वो इम्पोर्टेड यूथिए हों बाहर के मुल्कों में, ओवरसीज़ यूथिए हों। भाई मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं कह रहा, मैं ओवरसीज़ यूथिए कह रहा हूँ। मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े अजीज़ हैं, सही हो गया ना। ये जो ओवरसीज़ यूथिए हैं ना, ये यहाँ से फारिग हैं। आप यकीन करें, यूथिया अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है या PhD भी है ना, वो यहाँ से फारिग है। अच्छा, अब आ जाएं, ये ख़ान साहब चूना लगाते रहे उनको, मैं तो आपका कप्तान डट के खड़ा है और आखिरी बाल तक लड़ेगा, और उधर से मलिक रियाज को भेज रहा है कि जाएं यार कोई जरदारी साहब के गिट्टे घोड़े पकड़ें और मेरे लिए NRO मांगे, और इधर से यूथियों को कह रहा है NRO नहीं दूंगा, ठीक है ना। अब ये मुनाफिकत का बदतरीन दर्जा है, ठीक। अच्छा, अब आ जाएं, यूथिया जो भी है ना, वो अकल से आरी होगा, चाहे वो इंडिजिनस यूथिया है, चाहे वो बाहर का यानी कि ओवरसीज़ यूथिया है, चाहे यानी कि इम्पोर्टेड यूथिया, चाहे वो रिटायर्ड अस्करी यूथिया है। इस दौर में आपने नोट किया होगा कि हुकूमतें, मुख्तलिफ़ हुकूमतें आईं, मुख्तलिफ़ हुकूमतें गईं, मुख्तलिफ़ वज़ीर आज़म आए, मुख्तलिफ़ वज़ीर आज़म गए, तकरीबन सारे वज़राए आज़म, यानी मैं अगर ये कह दूँ कि 100% वज़राए आज़म का कह दूँ तो तकरीबन नहीं तो 99% वज़राए आज़म के साथ कंट्रोल टावर की नहीं बनी, ठीक। किसी न किसी तरीके से इधर उधर गड़बड़ हो जाती है। और तो और मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली अल्लाह बख्शे, हमने उनके घर में उनसे मुलाकात की थी कराची में, बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई थी, तो उनसे भी नहीं बनी थी कंट्रोल टावर की, हालांकि वो उनका अपना लाया हुआ बंदा था, ठीक। अच्छा, खैर अब उसको वो लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन अब मामला ये है कि जब भी कोई नहीं बनती, तो चाहे वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या सर्विंग, तो वैसे ही वो जनाब हमेशा ही अपना चीफ़ का साथ देते हैं, अपने कंट्रोल टावर का, अपने डिपार्टमेंट का, इन सब का ये साथ देते हैं। ये क्या वजह है कि कुछ रिटायर्ड अस्करी यूथिए जो बहुत बड़ी तादाद में हैं, और जनाब वहाँ पर भी उन्होंने ये तमाशा किया हुआ है, और बहुत सारों का खैर अब सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो गया है, वो जनरल से लेकर मेजर तक, ठीक है ना, यहाँ तक हैं। और ये क्या वजह है? अब मैंने इस पर कुछ रिसर्च की है, मैंने कहा यार ये क्यों है, आखिर ये क्या वजह हो सकती है कि अपने चीफ़ के भले वो रिटायर्ड हो, लेकिन फिर भी उसको तो बड़ा एक अजीज़ होता है अपना डिपार्टमेंट,
अपना चीफ, अपना वो सारा कुछ। तो इस क्या वजह है? भले वो वहाँ जाके कुछ भी कह दें, भले वो जो एलामियाँ आएँ, प्रेस रिलीज़ेज़ आएँ या ऐसे ही ऑन द रिकॉर्ड कुछ आएँ, लेकिन मुझे पता है अंदरूनी खाना बहुत कुछ ऐसा है कि वो बहुत कुछ जो है ना रिटायर्ड अस्करी यूथिये जो हैं वो इधर उधर की बड़ी बातें कर रहे हैं और वो जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बड़ी कंपेन चला रहे हैं। कुछ के सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुए हैं। मैंने ख़ुद भी रिक्वेस्ट की थी जनरल बाजवा साहब से कि मैं DGISPR से भी और DGISI से भी कि मैंने कहा जी ये पहले ना आप रिटायर्ड जो अस्करी यूथी हैं ना आपके, कोई कर्नल तो कोई मेजर तो कोई ब्रिगेडियर तो कोई जनरल, इनके ज़रा सॉफ्टवेयर अपडेट करें, क्योंकि ये जब इधर उधर की मारेंगे और ये जब खाम खा जो है ना एक कंपेन करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ तो उसका तासुर बड़ा नेगेटिव जाता है ना। फिर जो बाकी यूथी हैं, जो मालशिया पालशिया चैनल हैं, जो मालशिया पालशिया यूट्यूबर FFL हैं, जो मालशिया पालशिया सहाफ़ी हैं, उनको भी साथ ये शह दे रहे हैं ना, तो इनका तो करें ना। खैर वो एक और बात है कि वो उसमें उनका सॉफ्टवेयर भी बहुत सारों का अपडेट हो, लेकिन मुझे क्यूरियासिटी थी कि यार ये आखिर है क्यों ऐसा, ये क्यों है कि ये जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ क्यों है ये रिटायर्ड अस्करी यूथी है, ठीक है, ये क्या वजह क्या है? क्या ये वजह है कि सारे के सारे इमरान खान से बहुत मोहब्बत करते हैं? ठीक है, किसी को अपनी सियासी एफिलिएशन रखने का हक़ है, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही तो लोग थे, यही तो रिटायर्ड अस्करी यूथिये थे कि जो खुद कह रहे थे कि जी मैं, जनरल अमजद शोएब ने नहीं कहा था कि मैं अपनी जिहालत का इतराफ़ करता हूँ कि मैंने इमरान खान को सपोर्ट किया, ये नहीं कहा था टीवी पर। वो कहते हैं कि मैं अपनी जिहालत का इतराफ़ करता हूँ, चलो जी हम जाहिल थे जिसकी वजह से इमरान खान को सपोर्ट किया, इसने तो तबाह बर्बाद कर दिया मुल्क को। तो वही इमरान खान है ना, कोई तब्दील तो नहीं हो गया। लेकिन उसके बावजूद कौन से ये रिटायर्ड अस्करी यूथिये जो हैं, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, ठीक है, ज़्यादातर, कुछ इनके साथ जनरल भी हैं, रिटायर्ड अस्करी यूथिये अकल से वैसे फारिग ही होते हैं। अच्छा, अब उस हवाले से क्यों इस तरह से कर रहे हैं जनरल बाजवा के ख़िलाफ़? मैंने एक क्यूरियासिटी थी, मैंने रिसर्च की, फिर मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर जनरल बाजवा साहब ने बहुत सारे लोगों को, जो कुछ कर्नल, ब्रिगेडियर लेवल तक, हो सकता है कुछ मेजर जनरल भी हों, लेकिन ज़्यादातर कर्नल ब्रिगेडियर लेवल तक, कुछ मेजर भी हो सकते हैं, ज़्यादातर बड़ी तादाद में कर्नल ब्रिगेडियर लेवल तक, उनको जबरी रिटायर किया, ठीक है। अच्छा, कुछ के ख़िलाफ़ तो ज़्यादा एक्शन भी हुआ, डिसमिस भी हुआ, ये वो सारा कुछ। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा वजह क्या है? अच्छा, जहाँ से मैं को पूछ रहा था ना कि जी क्या वजह है, अब उन्होंने भी पहले तो बड़ी कल्टी शल्टी मारने की कोशिश की ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ना, आपका भाई, मैं जहाँ से भी कोई रिसर्च कर रहा होता हूँ ना, मैं क्वेश्चन की भरमार करता हूँ। मैंने कहा जी बात ये है कि आखिर एक आर्मी चीफ को, उसको क्या, जिसके नीचे सारी आर्मी आती है, वो एक पता नहीं कर्नल कहाँ बैठा है या ब्रिगेडियर कहाँ बैठा है या मेजर, उससे क्या ख़तरा हो सकता है कि उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया या जबरी रिटायर कर दिया, या जिसका बहुत ज़्यादा कोई गुनाह नहीं था तो उसको जबरी रिटायर कर दिया, बाकियों को टर्मिनेट कर दिया, तो उसकी क्या वजह है? ठीक है ना। और ये क्या वजह है कि आप मुशर्रफ साहब की बड़ी तारीफ़ करते हैं जनाब, कियानी साहब की भी करते हैं जनाब, इस तरीके से मतलब जनरल रहील शरीफ की भी करते हैं वगैरह, तो ये क्या वजह है कि जनरल बाजवा के नहीं करते या इस तरीके से? फिर मुझे पता चला कि बहुत सारी तादाद है, काफ़ी, तकरीबन कोई सैकड़ों में है कि जिनको जबरी तौर पर रिटायर किया गया या डिसमिस या टर्मिनेट किया गया। अच्छा, फिर मैंने कहा नहीं यार वो तो बताएं, लेकिन वजह क्या है? और वो वजह क्या है मुझे ये भी बताएं कि मुशर्रफ साहब ने क्यों नहीं किया, जनरल रहील शरीफ ने क्यों नहीं किया, जनरल बाजवा ने क्यों किया? क्या इनकी वो जी ज़ातियात होती? मैंने कहा क्या ज़ातियात है, आखिर मुझे बताएं तो सही मेरे भाई कि क्या ज़ातियात क्या है, क्यों ज़ातियात है? एक आर्मी चीफ को, एक 4 स्टार जनरल को, एक आर्मी चीफ को क्या ज़रूरत पड़ी है किसी कर्नल के साथ डायरेक्ट किसी तरीके से सींग अड़ाने की, और उसको क्या, उसको वो क्या बिगाड़ सकता है? क्यों ऐसा है? फिर जब बाद में मैंने और भी डीप इन्वेस्टिगेशन की, तब मुझे पता चला कि मामलात ये हैं कि मुशर्रफ साहब वो तो छोड़ देते थे, वो एक मेजर एक ट्रेडिशन है इनका भी जो है ना, एक तरीके से बहुत सारे लोगों का मिजाज ख़राब हो चुका है, इनका भी एक ट्रेडिशन, भाई जी वो ट्रेडिशन है, वो छोड़ देते थे। देखें जी, वो इस तरीके से कहीं को गया तो उसने जनाब, वो कोई उसका कहीं पर कोई केस था कराची में, और वो जनाब वहाँ पर वो जो है ना लड़ रहा था वहाँ सियाचिन पर,
और उसका कोई वहाँ पे गड़बड़ हुई किसी से कराची में, उनकी कोई पता नहीं बहन के साथ किसी ने छेड़ा या क्या किया, तो उन्होंने जाके उनका मर्डर कर दिया। फलां साहब थे, मेजर साहब थे या कैप्टन साहब थे, जो भी थे, उन्होंने ये कर दिया। बाद में वो आ गए जनाब इधर यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर, पता नहीं वो कहाँ पर, वो कहीं दूर अफ्तादा इलाके में जो है ना पोस्टेड थे। तो वो फिर जो है, ये जो लोग वाकिफ़कार हैं ना, वो मेरी इन बातों की गवाही देंगे, मैं श्योरली नहीं छोड़ रहा, मैं इंशाअल्लाह इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बातें कर रहा हूँ। तो जनाब वो बाद में फिर ये पता चला, जनरल बाजवा साहब ने कहा नहीं जी, आपको जो है ना, यू विल हैव टू फेस द लीगल प्रोसीडिंग, आपको अपना जो लीगल प्रोसीडिंग है वो फेस करना पड़ेगी आपको। तो कहते हैं जनाब ये देखें ना नकवी साहब ना, ये तो कोई तरीका ना हुआ ना कि वो वहाँ पे खड़ा है जनाब, वो हमारी बर्फ़ पोश पहाड़ियों पर हमारी हिफाजत कर रहा है, और अगर उसके साथ कोई ऐसा हुआ भी है तो उसमें, मैंने कहा अब मैं समझ गया हूँ, आपका मकसद ये था कि चाहे उस बंदे ने मेजर था या कैप्टन था, चाहे उस बंदे ने कत्ल भी कर दिया, चाहे उस बंदे ने मर्डर भी कर दिया, तब भी जनरल बाजवा को उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए था और कानून और आइन की धज्जियां उड़ा देता, और वो कहता खबरदार किसी की जुर्रत कि इसको पकड़ सकें, ये तो मेरा मेजर है या मेरा फलां है, ये है या वो है। तो उस हवाले से उन्होंने उनको कानून और आइन के सामने सरे तस्लीम खम करते हुए उन्होंने उनको पुलिस के हवाले किया कि जनाब आप ये जब बेगुनाह हो के आएगा तब हम इसको रीइंस्टेट कर देंगे और तब इनको इज्जत से बहाल करेंगे, अब आपके पास है, आप इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन भी करें और सारा कुछ। जनरल बाजवा साहब ने ये नीचे आर्डर कर दिया कि इसी तरह से कर दो। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे मुतअद्दिद वाक़ियात इसी तरह से मेरे फिंगर टिप्स पे हैं, मैं रट्टे नहीं लगाता होता, लिखता नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेमोरी में रह जाते हैं, तो मेरे फिंगर टिप्स पे हैं मुतअद्दिद ऐसे वाक़ियात मुझे बताए गए जहाँ पर यह हुआ कि अगर ये ऐसे कर लेता तो अब तब मुझे ये भी पता चला। फिर मुझे ये भी मिसालें दी गई कि जनाब वो देखें ना, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, जनरल रहील शरीफ साहब के ज़माने में, फ़लाँ ज़माने में ये ऐसा होता था तो वो ऑफिसर्स के साथ डट के खड़े होते थे, भले वो ऑफिसर्स जो है ना जो भी गंद कर दें, लेकिन बाजवा साहब ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद मैंने कहा यार बाजवा साहब पर मैं बड़ी तनकीद भी करता हूँ, मैंने की भी है, मैंने माजी में भी की है, बहुत सारी बातों के हवाले से की है, 2018, 2017, 2018 से ऑनवर्ड मैंने अंधाधुंध तनकीद की है, उसको शायद मैंने भुगता भी है, वो जिस तरीके से भी जो भी है। लेकिन इस बात के बाद जितनी बातें आपने मुझे बताई हैं, इसके बाद तो बाजवा साहब की इज़्ज़त और एहतराम मेरे दिल में तो और बढ़ गई है। अगर ऐसे ही है कि अगर कोई ब्रिगेडियर गंद करता है और वो कहता है मैं आपके गंद को नहीं छुपाऊंगा, बल्कि आप या तो डिसमिस हो जाओ, टर्मिनेट हो जाओ, या इज्जत बचानी है तो फौरी तौर पे जबरी रिटायर हो जाओ, ठीक है ना। मैंने कहा एक होता है ना, मैंने क्वेश्चन किया ना, मैंने कहा क्या किसी कर्नल ने आके जनरल बाजवा के खिलाफ मुंह पे उसके खिलाफ नारा लगाया था? कहना नहीं, ऐसी तो नहीं है। किसी ब्रिगेडियर ने आके जनरल बाजवा के खिलाफ बगावत की थी? कहता नहीं ऐसा ही नहीं है। तो मैंने कहा बगावत भी नहीं की, किसी ने नारा भी नहीं लगाया, किसी ने कुछ उनके खिलाफ भी नहीं किया, तो फिर जनरल बाजवा ने क्यों इतने सारों को जबरी रिटायर किया इसी वजह से कि जो गंद करते थे ना, किया इसी वजह से कि जो ड्यूटी नहीं करते थे, किया इसी वजह से कि जो क्राइम करते थे, किया इसी वजह से कि जो ऑफिसर्स ये वो सैकड़ों की तादाद में रिटायर्ड अस्करी यूथिये हैं, ठीक है ना, जो अपना बुग़्ज़ निकाल रहे हैं। मैंने, मेरा ख्याल है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बता दिया। ये वो वाली बात इस तरीके से ना, ये हुब्बे इमरान से ज़्यादा ये बुग़्ज़ बाजवा है, ठीक हो गया ना। ये बात ये है इस वजह से कि ये हुब्बे इमरान, मैंने आपको कहा है ना, आपको सियासी एफिलिएशन किसी के साथ भी रखने का पूरा हक है, ठीक, लेकिन मसला ये है कि आप ये क्यों वो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऐसा आर्मी ऑफिसर, एक ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया है कि जो बिल्कुल उसूलों पर चलता है, जो बिल्कुल बुक पे चलता है, जो बिल्कुल SOPs फॉलो करता है, तो फिर तो उसको शाबाश देनी चाहिए। फिर तो उसको, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्यूरियासिटी हुई कि मैंने कहा यार ये तो एक बात है कि हमने देखा कि 2017-18 उससे पहले भी जब ये इमरान खान साहब का ये इस तरीके से जलसे और सारा कुछ, तो ये बहुत सारे अस्करी यूथिये भी साथ शामिल थे, और बहुत से, चाहे वो सर्विंग हो या चाहे जो है ना रिटायर्ड हो, जो इस तरीके से। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पर रिटायर्ड क्यों कैंपेन चला रहे हैं,
और रिटायर्ड क्यों सर्विंग के साथ राब्ते कर रहे हैं, और रिटायर्ड क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और वो ख़ास तौर पे एक ही बंदे को हिट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। उस बंदे का नाम है जनरल बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऐसा क्यों है? तब मुझे पता चला भाई ये जो रिटायर्ड अस्करी यूथी हैं, इनमें से अक्सरियत का उन्होंने इस तरीके से इलाज किया हुआ है, इस तरीके से उन्होंने कहा है कि नहीं भाई ये नहीं होगा, मैं आपके काले करतूतों को नहीं छुपाऊंगा, मैं आपके काले करतूतों के सामने डट के खड़ा नहीं होऊंगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि जैसे इमरान खान साहब करप्शन का बयानिया तो सबके सामने बयान करते हैं, वो आसिफ अली जरदारी को डाकू और बीमारी कहते हैं। वो कहते हैं आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक की नशिस्त पर हैं, हालांकि उनको ये भी नहीं पता कि वो शिस्त होती है, नशिस्त नहीं होती। जलसों में वो ये कहते हैं और मुनाफकत ये करते हैं कि वो मलिक रियाज को कह देते हैं कि जाओ मेरी तरफ से आसिफ अली जरदारी के कदमों पर हाथ रखो और गिट्टे गोडे पकड़ो, उनसे कहो कि अल्लाह का वास्ता है आपको, आप अदम एतमाद का हिस्सा न बने। और उनको पता था कि मलिक रियाज का उनके साथ कैसा ताल्लुक है, बड़ा याराना है मलिक रियाज का। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने बिल्कुल टक्का सा इनकार कर दिया, उन्होंने कहा सॉरी अब मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है ना। और दूसरे दिन जलसे में फिर आके उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ी बीमारी, ठीक हो गया ना। अब ये मुनाफकत तो अगर जनरल बाजवा करता कि भाई अगर फॉर एग्जांपल उसने ये वाला सूरत हाल, ये मेरी अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मेहनत करके ये निकाली है। और मुझे क्योंकि क्यूरियासिटी हो रही थी बार बार कि यार ये क्या सूरत हाल है कि बार बार जो है ना बहुत सारे इस दफ़ा रिटायर्ड अस्करी यूथियों की पूरी खेप निकल आई है एंटी बाजवा। ये क्या सूरत हाल है, ये चक्कर क्या है? हालांकि ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना। देखिए बहुत सारे लोग, जब ये नवाज शरीफ साहब के साथ इस तरह से हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि खुद रिटायर्ड लोग थे, जो सर्विंग भी थे, जिनकी नवाज शरीफ साहब के साथ इस तरह की हमदर्दी थी, लेकिन वो खुल के क्यों नहीं बोल रहे थे? वो बिल्कुल सामने चलें, सर्विंग की तो एक और मजबूरी होती है ना, तो फिर भी वो खुल के क्यों नहीं बोल रहे थे? जो रिटायर्ड थे वो भी अपने इदारे के लिहाज के लिए, अपने इदारे का लिहाज रख रहे थे, अपने इदारे को उनका ना वो आँखों में आँखें नहीं मिला सकते थे। वो डेकोरम होता है ना एक अपना एक यूनिफॉर्म का, जिस तरह के अंदर मज्जा दियाँ भैनियाँ होंगी, ठीक है ना। इस तरीके से उनका वही वाली बात है, पेटी बंद भाई, किस तरह से यही बोलते हैं ना, तो ये वाली सूरत है। लेकिन अब जो रिटायर्ड अस्करी यूथी हैं ये भीड़ों के छत्ते की तरह इस तरीके से जनाब ये बिल्कुल बावले हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? तब मैंने वो देखा तो उन्होंने कहा है कि इनकी दुम पे भारी पैर आया है जनरल बाजवा का। तब उसके बाद मुझे समझ आई। उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।